ख्वाब दांव पे लगा रखा है, ऐसे कैसे सफ़र छोड़ देंगे। तुम बस लहरों से डराते रहना, इधर हम समंदर निचोड़ देंगे, इधर हम समंदर निचोड़ देंगे। हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सरोकार। मैं कमलेश सिंह आज शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका स्वागत करता हूं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किए बिना नहीं रह पाओगे। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में लाया हूं, आप वाकई में कहेंगे कि गजब के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। ए चलना, बी चित्रांकन करना, सी पढ़ना, डी साइकिल चलाना। आपने आंसर गैस कर लिया होगा। आप शायद हो साइकिल चलाना में जा रहे होंगे। पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चलना। देखिए साइकिल चलाना क्यों नहीं होगा। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। अब परिपक्व जो होता है या फिर परिपक्व जो बालक होता है वो जरूरी नहीं कि साइकिल चलाना सीखता है परिपक्व के लिए। यानी कि परिपक्वता का एक मानक नहीं है कि साइकिल चलाना तुम्हें आता है तो तभी आप एक परिपक्व हो। मान लिया जाए आपको साइकिल चलाना नहीं आ रहा है या नहीं आता, कहीं को नहीं आता है, तो क्या वो परिपक्व नहीं है? तो इसलिए साइकिल चलाना सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन है पढ़ना। पढ़ना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है परिपक्वता का, ठीक है। जो व्यक्ति निरक्षर हैं वो भी परिपक्व हैं। चित्रांकन करना, तो बच्चा तो जन्म से ही हाथ पांव हिलाने लगता है तो कुछ भी चित्रांकन कर सकता है। ये कोई परिपक्वता का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन चलना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। ए ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, बी छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, सी शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, डी कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाने में। इसका सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। इसमें कोई इसको क्वेश्चन को डिफाइन करने की आवश्यकता, मुझे नहीं लगता कि इसको डिफाइन करने की आवश्यकता है इसमें। तो वैसे आपको बता दूं कि प्रत्येक बालक में मानसिक, संवेगात्मक या फिर सांस्कृतिक या आनुवंशिक रूप से विविधताएं होती हैं, ठीक है। तो उन विविधताओं के कारण अध्यापक को शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में मदद मिलती है, ठीक। तो प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाप्रसूत व्यवहार नहीं है? क्रियाप्रसूत जो स्किनर महोदय ने दिया है, जिसको आरएस थ्योरी भी कहते हैं। ए ऑप्शन है भोजन करना, बी हाथ पैरों का चलना, सी आंखें खुली रखना, डी कांटा लगने पर पैर हटा लेना। ध्यान ये रहे कि क्रियाप्रसूत व्यवहार नहीं है पूछा है। ये भोजन करना ये क्रियाप्रसूत व्यवहार है। अच्छा, क्रियाप्रसूत व्यवहार क्या होता है? क्रियाप्रसूत व्यवहार का मतलब है कि वह व्यवहार जो प्राणी खुद करता है, ठीक है। तो भोजन करना ये तो क्रियाप्रसूत व्यवहार हुआ। क्यों? क्योंकि भोजन तो वह खुद करता है, ठीक है। हाथ पैरों का चलना, हाथ पैर
भी स्वयं चलना, ठीक है, स्वयं चलाता है। आंखें खुली रखना, हम कुछ समय के लिए आंखें भी खुली रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन इसके क्रिया प्रसूत व्यवहार से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर, यानी कि क्रिया प्रसूत व्यवहार का व्यवहार नहीं है कांटा लगने पर पैर हटा लेना। क्यों? क्योंकि जब हमें कांटा लगता है तो हम न चाहते हुए भी क्या कर लेते हैं, पैर वहाँ से हटा लेते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया कर लेते हैं कि ये कोई क्रिया हुई तो तुरंत उसके बदले में एक प्रतिक्रिया होती, तो ये प्रतिक्रिया व्यवहार हो सकता है, प्रतिक्रिया व्यवहार, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है। ए शारीरिक गति बुद्धि, बी भाषाई बुद्धि, सी संगीतज्ञ बुद्धि, डी स्थानिक बुद्धि। स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता पूछा है, तो स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता जो होगी वो स्थानिक बुद्धि में होगी, ठीक है। इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, स्थानिक बुद्धि इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5, बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान रहे, सही नहीं है पूछा जा रहा है। ये बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, बिल्कुल सही है। बुद्धि वंशक्रम और पर्यावरण की देन है, ये सही है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यटन होती है, बिल्कुल लंबवत वृद्धि जीवन पर्यटन होती है, ये भी ठीक लग रहा है। सी, बुद्धि लिंग भेद नहीं करती है, यानी कि महिला पुरुष बालक बालिका में कोई अंतर नहीं करता है, बिल्कुल। बुद्धि बालक बालिका में ये नहीं कि बालक में ज़्यादा होती है बुद्धि और बालिका में कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये भी ठीक ही है। ऑप्शन नंबर डी है, बुद्धि पर किसी जाति या समूह का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल। बुद्धि पर किसी जाति या समूह का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है। इसका सही आंसर है, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यटन होती है। बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यटन नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कुछ समय पश्चात बुद्धि क्या हो जाती है, विश्राम हो जाती है, ठीक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया है, ठीक, ये बेच दिया है। इस घटना को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? ए क्षेत्र सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सी मैस्लो का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मैस्लो का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। महिला ने यानी कि एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है, अपने बच्चे को भी बेच दिया है। तो मैस्लो का जो पदानुक्रमित सिद्धांत है, जो मानववादी जो सिद्धांत है, उसमें मैस्लो साहब कहते हैं कि एक आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की ओर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि उनकी जो 5 स्तर बताए थे, पदानुक्रमित जो पद बताए थे उन्होंने, उसमें क्या था? पहला शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा सेकंड, तीसरा प्रेम, चौथा सम्मान, पांचवा लक्ष्य, ठीक है। तो पहला जैसे शारीरिक आवश्यकता में भोजन, नींद, पानी जो नीड होती है, पहली शारीरिक आवश्यकता, जब उसकी पूर्ति हो जाएगी तब हम अगली आवश्यकता की ओर बढ़ेंगे, अगली यानी कि जैसे सुरक्षा की ओर बढ़ेंगे। तो मैस्लो का पदानुक्रमित सिद्धांत, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, सीखने डैश डैश आकलन और अनुदेशन के बीच कॉमा के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो रिक्त स्थान पर क्या फील करेंगे हम यहाँ पर देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
सीखने के लिए आकलन, आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए ऑप्शन है खेल का मैदान, बी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी सभागार, डी घर। संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, यानी कि ज्ञानात्मक विकास। तो ये संज्ञानात्मक विकास जो है वो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में संपन्न होता है बहुत बेहतर तरीके से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खेल का मैदान, अगर शारीरिक विकास की बात होती तो खेल का मैदान आता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। यह उदाहरण है। कक्षा से वंचित रखने की बात हो रही है, तो यानी कि उसको दंड देने की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, किसका परिणाम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंड का। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दंड और नकारात्मक पुनर्बलन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों एक समान चीज़ें नहीं हैं, लगती हमें एक जैसी हैं लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हैं। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? अच्छा, पुनर्बलन व्यवहार की संभावना में वृद्धि होती है, यानी जबकि दंड जो है वो व्यवहार की संभावना में कमी होती है। ठीक, उदाहरण से हम जान लेते हैं, कोई छात्र परीक्षा की तैयारी नहीं करता है और असफल अंक प्राप्त करता है वो, और समझता है कि अगली परीक्षा की तैयारी करके वह असफल अंक प्राप्त करने से बच सकता है, तो यह हम कह सकते हैं कि वह अध्ययन करने के लिए नकारात्मक रूप से प्रबलित है। ठीक है, नकारात्मक रूप से प्रबलित का मतलब यह है कि जब वह असफल हुआ तब वहाँ से उसे पुनर्बलन मिला। ठीक है, उसे अब सफल होने के लिए पुनर्बलन। ठीक, तो ये नकारात्मक से उसको प्रबलन मिला, जो उसको बोलते हैं हम नकारात्मक पुनर्बलन। प्रश्न नंबर 10। एक निश्चित समय में बालक द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह किस रिकॉर्ड में रखा जाता है? ए ऑप्शन है पोर्टफोलियो, बी घटनावृत्त, सी जांच सूची, डी संचित अभिलेख। एक निश्चित समय में, निश्चित समय मतलब जैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा तक एक निश्चित समय में बालक द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह किस रिकॉर्ड में रखा जाता है? पहले इसके सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बच्चे के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके या फिर संचित करके रखा जाता है, उसको हमको कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, अर्थात यानी कि उसकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, इस बारे में जो बताता है उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो एक निश्चित समय में कार्यों का संग्रह जो रिकॉर्ड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पोर्टफोलियो। अब घटनावृत्त भी जान लेते हैं। इसका सही आंसर ए है। ठीक है, घटनावृत्त भी जान लेते हैं हम। घटनावृत्त विद्यालय में होने वाली घटनाएं, जैसे शिक्षक बच्चों को कहीं घूमने ले जाए और वापस आकर बच्चों से पूछा, बच्चों आपने कल क्या देखा, उस पर एक निबंध लिखो। ठीक है, और ये घटनाएं अध्यापक पर भी लागू होती हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो घटनाएं हैं ये अध्यापक पर भी लागू होती हैं, यानी कि अध्यापक स्वयं भी उस पर निबंध लिखता है। ठीक है, ये होती है घटनावृत्त। अगली है जांच सूची। जांच सूची बच्चों की गुण या विशेषताओं का पता लगाना, ये होती है जांच सूची। क्या होती है जांच सूची? बच्चों की गुण या विशेषताओं का पता लगाना। इसमें केवल प्रश्न होते हैं, प्रश्न टाइप से होते हैं, जैसे आप खेल में रुचि रखते हैं, हाँ या नहीं,
नृत्य में रुचि रखते हैं, इस टाइप से। अगला है संचित अभिलेख। संचित अभिलेख बालक की हर एक गतिविधि सामान्य से हटकर है, यानी कि उसने जो भी गतिविधि की सामान्य गतिविधि से हटकर, जैसे कोई अपराधी बालक समाज में कोई अपराध करता है, उस बालक की जानकारी हेतु पुलिस स्कूल में भी आ सकती है, और उस बालक की जो रिपोर्ट वह देखती है कि बालक किस टाइप का है, इसने और किस टाइप की एक्टिविटी विद्यालय में करता है, तो जिस रिपोर्ट को देखती है पुलिस, उसे हम कहते हैं संचित अभिलेख। ठीक है, ये अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी का संचित अभिलेख बनाना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे अध्यापक को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। योजना विधि के प्रवर्तक हैं। योजना विधि, या हम इसे कह सकते हैं परियोजना विधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ये तो काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। W.H. किलपैट्रिक। प्रश्न नंबर 12, भाषा अधिगम होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए गैस कीजिए अपना आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कठिन से सरल की ओर। कई लोग आप जा रहे होंगे सरल से कठिन की ओर भी जा रहे होंगे, लेकिन क्यों है भाषा अधिगम कठिन से सरल, इसको समझ लीजिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब हम उसे अ आ क ख वगैरह ये चीज़ सिखाते हैं, तो क्या बच्चा अ आ क ख इनके बारे में पहले से ही जानता है? उसके लिए ये चीज़ नई चीज़ें हैं, ठीक है नहीं, उसके लिए वो तो कठिन चीज़ है नहीं। वहाँ से वो सरल की ओर जाएगा, जब उनको सीख जाएगा तो तब और चीज़ में सीखता जाएगा। ठीक है, तो उनसे वो अनभिज्ञ होता है ना, नहीं अ आ या क ख इनसे अनभिज्ञ होता है वो, तो उसके लिए वो कठिन चीज़ है, तो कठिन से सरल की ओर होता है भाषा अधिगम। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, शिक्षण की जिस विधि में शिक्षक अत्यधिक सक्रिय एवं छात्र निष्क्रिय रहते हैं, उस विधि का नाम क्या है? ए है अवलोकन विधि, बी कहानी विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि, डी नाटकीकरण विधि। जी, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कहानी विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। ठीक है, और भी शिक्षक केंद्रित विधि कौन कौन सी होती हैं? जैसे व्याख्यान विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि, और भी प्रदर्शन विधि, और ट्यूटोरियल, और भी विवरण। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? शिक्षक केंद्रित हैं। और इसके अलावा जो और 3 ऑप्शन हैं, अवलोकन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, नाटकीकरण विधि, ये सभी विधि क्या हैं? छात्र केंद्रित विधि हैं। इसमें छात्र सक्रिय रूप से भागीदारी लेता है। यहाँ जो कहानी विधि है, इसमें कहानी टीचर सुना रहा है कहानी, और बच्चे निष्क्रिय रूप से बस उसको केवल श्रोता बने हुए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, पाठ योजना में प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों की जागरूकता के लिए, बी पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी देने के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। प्रस्तावना के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए पूछे जाते हैं, कि बच्चे को पाठ से पूर्व, पाठ से जो रिलेटेड जो टॉपिक है, ठीक है, उससे कितना नॉलेज उसको है इससे पहले, ठीक, पाठ को पढ़ने से पहले। प्रश्न नंबर 15, अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। ए सरल बनाने के लिए, बी समय बचाने के लिए, सी अधिक ज्ञान के लिए, डी रुचिकर बनाने के लिए। जी बिल्कुल, जिसका डी ऑप्शन है वे सभी लोग राइट हैं, रुचिकर बनाने के लिए। ठीक, दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन में किस लिए होता है? रुचिकर बनाने के लिए। सरल बनाने के लिए भी होता है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन को अगर हम देखें साइकोलॉजी के हिसाब से, तो रुचिकर बनाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल पर, ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।